देखो इलस्ट्रेशन नंबर 14, जो लास्ट इलस्ट्रेशन किया था ना हमने, इलस्ट्रेशन नंबर 6, सेम उसी तरीके से इसको सोल्व करना है। तो फेब्रवरी पेपर फ्यूचर ट्रेडेड एट 16.80। तो एक पेपर जिसका फ्यूचर प्राइस आपको दे रखा है 16.80, फेब्रवरी 18 कॉल 8.45 का मतलब होता है 18 इज द एक्सरसाइज प्राइस एंड 0.45 आज कॉल की वैल्यू। अगेन 18 पुट, मतलब ये एक्सरसाइज प्राइस है और ये पुट की वैल्यू है। बोथ आर ऑप्शंस ऑन फेब्रवरी फ्यूचर। फाइंड आउट वेदर एनी आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। ठीक है, आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी आपको बतानी है। अब यहाँ पे आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी कैसे होगी? फ्यूचर्स को और ऑप्शंस दोनों को मिक्स करके। देखो सॉल्यूशन देखना इसका। इलस्ट्रेशन नंबर 14, चलो मुझे बताओ, अगर दो सेगमेंट है यहाँ पे टोटल, यहाँ पे दो सेगमेंट है, एक फ्यूचर सेगमेंट है और एक ऑप्शन सेगमेंट है। दो सवाल आपसे पूछ रहा हूं। पहला, फ्यूचर सेगमेंट में इफेक्टिव प्राइस टू बाय बता सकते हो? अगर आपको फ्यूचर में ये स्क्रिप्ट खरीदनी हो तो क्या इफेक्टिव प्राइस आपके लगेगी? अगर फ्यूचर में ये शेयर खरीदना है, ये स्क्रिप्ट खरीदनी है, तो इफेक्टिव प्राइस क्या होगी? 16.80 ही होगी ना। 16.80 सिंपल। ठीक है, 16.80। दूसरी तरफ ऑप्शन में बताओ, ऑप्शन में इफेक्टिव प्राइस क्या होगी? टू बाय। इफेक्टिव प्राइस टू बाय। अब बाय करने के लिए कौन सा ऑप्शन काम आएगा, पहले तो ये बताओ। कॉल ऑप्शन आएगा ऑब्वियसली, कॉल ऑप्शन। अब कॉल ऑप्शन अगर आप खरीदते हो तभी आपको शेयर मिलेगा, और कॉल ऑप्शन खरीदने के लिए एक तो आपको प्रीमियम देना पड़ेगा, प्लस आपको एक्सरसाइज प्राइस देनी पड़ेगी। यही होगी इफेक्टिव प्राइस। प्रीमियम 45 पैसे का, एक्सरसाइज प्राइस 18 रुपए की, तो टोटल आपको पैसे देने पड़ेंगे 18.45। ठीक है, चलो एक बात और बताओ यहाँ पे, इफेक्टिव प्राइस टू सेल बताओ। इफेक्टिव प्राइस टू सेल, फ्यूचर में अगर आप सेल करना चाहते हो तो यही प्राइस होगी। फ्यूचर में सेल करने में तो कोई दिक्कत ही नहीं है। इधर बताओ इफेक्टिव प्राइस टू सेल क्या होगी? मतलब सेल करने पे कितने प्राइस आपको मिलेगी? 17.87 पक्का? कैसे? 17.87 इज रॉन्ग। आपने तो आंसर देख के और छाप दिया। ऐसा ना करो लल्ला, आंसर कॉपी मत करो, खुद का दिमाग लगाओ। इफेक्टिव प्राइस टू सेल क्या होगा? देखो सेल करेंगे तो एक्सरसाइज प्राइस मिलेगी, बट प्रीमियम तो जाएगा ना, पुट ऑप्शन खरीदूंगा तो। पुट ऑप्शन में होता है सेल करने का। तो एक्सरसाइज प्राइस इज 18, प्रीमियम इज 0.58। बताओ कितनी इफेक्टिव प्राइस मिलेगी? 17.42। अब देखो यहाँ दो स्ट्रेटेजी बन सकते हैं आर्बिट्रेज की। आर्बिट्रेज का मतलब होता क्या एक्चुअल में? आर्बिट्रेज का मतलब है मुझे कोई शेयर खरीदना नहीं है, मुझे कोई शेयर बेचना नहीं है, मुझे केवल रिस्क लेस प्रॉफिट चाहिए। तो यहाँ पे दो स्ट्रेटेजी बन सकती है। आपको एग्जाम में क्वेश्चन ऐसे सोल्व नहीं करना, मैं आपको समझा रहा हूँ कि स्ट्रेटेजी दो बनेगी, कौन सी आपको अप्लाई करनी है। तो आप रफली सोल्व करके अप्लाई कर लेना और स्ट्रेटेजी बता देना।
देखो एक स्ट्रेटेजी, दो स्ट्रेटेजी बनेगी यहाँ पे। एक स्ट्रेटेजी तो बनती है कि आप कॉल बाय कर लो। कॉल बाय करने से आपको शेयर खरीदने का राइट आ जाएगा, और साथ में आप सेल कर दो, क्या, सेल फ्यूचर। एक तो ये स्ट्रेटेजी बनती है, स्ट्रेटेजी नंबर 1। एक स्ट्रेटेजी क्या बनती है, एक स्ट्रेटेजी बनती है बाय पुट ऑप्शन। देखो पुट ऑप्शन खरीदोगे तो आप शेयर को बेचने का राइट लोगे, और इसके लिए बाय कर लो, क्या, बाय फ्यूचर। कल जो क्वेश्चन किया था उसमें कौन सी स्ट्रेटेजी यूज आई थी बताओ, स्ट्रेटेजी 1 या 2? वो तो कॉल ऑप्शन का ही क्वेश्चन था ना, तो स्ट्रेटेजी 1 तो आपने देख ली थी। अब इन दोनों में से आप चेक कर लो किसमें आर्बिट्रेज हो सकता है। देखो यहां अगर एक शेयर खरीदोगे, बताओ कॉल में इफेक्टिव प्राइस क्या थी बाय करने की, ऊपर लिखी है हमने। कॉल में इफेक्टिव प्राइस है बाय करने की 18.45। तो अगर मैं बाय करूंगा तो 18.45 तो मेरे जेब से जाएंगे, और आएंगे कितने सेल करने से, 16.80 जेब में आएंगे। तो बताओ प्रॉफिट होगा या लॉस होगा? लॉस है यहाँ तो, 1.65 का लॉस हो रहा है, मतलब यहाँ पे कोई आर्बिट्रेज नहीं है, नो आर्बिट्रेज अपॉर्चुनिटी एग्जिस्ट। इस वाली स्ट्रेटेजी में तो आर्बिट्रेज पॉसिबल नहीं है। इस वाली में देखो, अगर मैं एक पुट ऑप्शन लेता हूं, मतलब शेयर को सेल करूंगा, और पुट ऑप्शन से सेल करने पे कितने रुपए आते हैं, देखो 17.42 रुपीज आएंगे मेरे पास। और फ्यूचर बाय करूंगा, फ्यूचर बाय करने से रुपए कितने जाएंगे जेब से, 16.80। तो यहाँ पे मेरे पास क्या बचेगा, नेट मेरे पास यहाँ पैसे बचेंगे 0.62। दिस इज योर आर्बिट्रेज प्रॉफिट। तो स्ट्रेटेजी 2 यहाँ काम आएगी। ठीक है, अब आप यहाँ पे फ्यूचर में 3-4 प्राइस लगा के चेक कर सकते हो, आंसर आपका आर्बिट्रेज प्रॉफिट ही आएगा। करें चेक। चलो मेरे को इस स्ट्रेटेजी में दो चीजें बताओ, आज क्या करना है हमें, टुडे। इस स्ट्रेटेजी में आज दो चीजें करनी है हमें। एक तो पुट बाय करना है, पुट बाय करेंगे तो प्रीमियम जाएगा। देखो कितना प्रीमियम जाएगा पुट बाय करने पे, 0.58 का माइनस 0.58। ठीक है, एक क्या करना है, फ्यूचर बाय करना है, इससे कोई इनफ्लो आउटफ्लो नहीं होगा। जो पैसे गए उसको क्या कर लो, बोरो। कितने रुपए बोरो करेंगे, 0.58। तो आज का इनफ्लो आउटफ्लो 0। अब क्योंकि क्वेश्चन में बोरोइंग की कोई रेट नहीं है, तो मैच्योरिटी पे रिपेमेंट भी इतना ही दिखा देंगे हम। देखो मैच्योरिटी वाले दिन प्राइस अलग अलग करके ले लो आप। अगर मैच्योरिटी वाले दिन मान लेते हैं प्राइस हो गई 15 रुपए, प्राइस हो गई 18 रुपए, प्राइस हो गई 30 रुपए। तीनों सिचुएशन में चेक करो आपको क्या करना है। पहले तो आप बताओ पुट ऑप्शन पे एक्शन क्या लेंगे। चलो इसका आंसर करो फटाफट। एक्सरसाइज प्राइस 18 है, पुट ऑप्शन पे क्या एक्शन लेंगे हम। बोलो ना एक्शन क्या लेंगे, पुट ऑप्शन एक्सरसाइज होगा क्या। पुट ऑप्शन फर्स्ट केस में एक्सरसाइज, देन लैप्स। करेक्ट आंसर। तो बता दो मुझे यहाँ पे प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट केवल फर्स्ट सिचुएशन में आएगा। प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट ऑफ पुट ऑप्शन। ठीक है, इसमें कितना प्रॉफिट होगा, 3 रुपए का, यहाँ 0 यहाँ 0। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ तक तो। फ्यूचर का क्या करूंगा मैं, सेटलमेंट। फ्यूचर मैंने पहले बाय किया था, अब फ्यूचर सेल कर देंगे। देयरफॉर प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट कितना होगा, प्रॉफिट ऑन सेटलमेंट निकालो। बाय कितनी प्राइस पे किया था, 16.80 पे। सेल कितने में करेंगे, 15 रुपए में। 16.80 में बाय किया था, 15 में सेल करेंगे, कितने का लॉस, 1 रुपए 80 पैसे का। ठीक है, यहाँ पे 16.80 में खरीदा था, 18 में बेचेंगे, प्रॉफिट कितने का, 1.20 का। यहाँ कितना प्रॉफिट,
13-20 का। देखो इस कैलकुलेशन में किसी को दिक्कत है क्या? यहां तक और आगे चले। जो लोन लिया था उसको रिपे कर दो, रीपेमेंट ऑफ लोन। अब क्वेश्चन में कोई इंटरेस्ट रेट है नहीं, तो जितना लोन लिया था उतना ही रिपे कर देंगे। कितना? 0.58। लो जी, अब नेट निकाल लो। दिस इज योर नेट प्रॉफिट। तीनों सिचुएशन का नेट प्रॉफिट निकालो। यहाँ पे कितना आ रहा है? इसमें आ रहा है 0.62 और इसमें भी 0.62। इसमें कितना आ रहा है? 12.62। बताओ क्या किसी भी सिचुएशन में लॉस हो रहा है क्या? नहीं हो रहा। इसी को बोलते हैं आर्बिट्रेज प्रॉफिट। ओके, क्लियर है सबको? तो देखो दो ही स्ट्रेटेजी बनती है। फ्यूचर्स ऑप्शन के आर्बिट्रेज मिला के करोगे तो ये दो स्ट्रेटेजी है, मैंने आपको लिखा दी। आप चेक कर लेना, आपको पता लग जाएगा रफली कौन सी स्ट्रेटेजी में आर्बिट्रेज बनेगा। हो गया सबसे? चले आगे। चलो एक क्वेश्चन नंबर कौन सा होता है आपने? 21 क्वेश्चन। ठीक है, स्ट्रेटेजी 2 में बाय होगा या सेल? ऑप्शन, ऑप्शन तो बाई होगा। देखो पुट ऑप्शन खरीदने से आपको शेयर सेल करने का राइट मिलता है ना? तो पुट ऑप्शन खरीदना पड़ेगा हमें ताकि हम फ्यूचर में शेयर को सेल कर सकें। अब फ्यूचर में शेयर को सेल करेंगे तो उसको बाय कहां से करेंगे? तो इसीलिए मैंने फ्यूचर को बाय कर लिया। तो फ्यूचर भी बाय होगा और पुट ऑप्शन भी बाय होगा। ये इलस्ट्रेशन 21 पेंडिंग रह गया था क्या? इसमें तो कुछ है नहीं खास शायद। देखो एक बार, स्ट्राइक प्राइस 200 दे रखी है, करंट स्टॉक प्राइस मतलब S0 दे रखा है आपको 185, रिस्क फ्री रेट है 5%। कैलकुलेट थ्योरेटिकल मिनिमम प्राइस ऑफ यूरोपियन पुट ऑप्शन आफ्टर 6 मंथ्स। आफ्टर 6 मंथ्स आफ्टर 6 मंथ की प्राइस पूछिएगी, आज की पूछिए। निकाल तो आज की रहा है, कोई बात नहीं। ये आपको पूछना चाह रहा है 6 महीने के पुट ऑप्शन की आज क्या प्राइस है वो बताना है, P0 निकाल के देना है आपको। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ पे कौन सा मॉडल यूज कर सकते हैं? बाइनोमियल मॉडल, ब्लैक स्कॉल्स मॉडल, पुट कॉल पैरिटी। चलो ठीक है, तो इस तरीके से फाइंड आउट करने पड़ेंगे आपको। बाइनोमियल मॉडल यहाँ लग नहीं सकता क्योंकि दो प्राइस एक्सपेक्टेड है ही नहीं। बीएसएम के लिए वॉलेटिलिटी नहीं है हमारे पास, वो नहीं निकल सकता। तो कुल मिला के पुट कॉल की इक्वेशन लगा दो। अब पुट कॉल पैरिटी की इक्वेशन लगाओ। देखो यहाँ S0 प्लस पी इक्वल टू एक्सरसाइज प्राइस की पीवी ई, आर दे रखा है 0.05, टी दे रखा है 6/12 प्लस सी की वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको 0 ज्यूम करेंगे। ठीक है, सी की जब वैल्यू नहीं दे रखी तो इसको 0 ज्यूम कर लो। यहाँ पे पी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो। कितनी आएगी बोलो पी की वैल्यू?
S0 185 क्या, ठीक है, हाँ 185 करो। 10.06 आ रहा है मेरा, 10.06। ओके एकदम 10.06 आ रहा है क्या, देखो आ गया। चलो तो ये तो पुट की वैल्यू आ गई आपके। अब वो पूछ रहा है इफ यूरोपियन पुट ऑप्शन इज ₹5 देन हाउ कैन एन आर्बिट्रेजर मेक प्रॉफिट। अब देखो इस क्वेश्चन में आपको पुट की दो वैल्यू आपके पास है, एक है थ्योरेटिकल, एक है एक्चुअल। क्या आप कंक्लूजन निकाल सकते हैं कैसे, आर्बिट्रेज, आर्बिट्रेज यूजिंग पुट ऑप्शन। क्या करेंगे बताओ, देखो कंक्लूजन सिंस एक्चुअल पुट ऑप्शन वैल्यू इज लेस देन थ्योरेटिकल पुट। एक्चुअल कितनी है 5, थ्योरेटिकल कितनी है 10.06। देयरफॉर पुट को क्या करना चाहिए बताओ, बाय के सेल। पुट को क्या करेंगे, बाय करेंगे या सेल करेंगे, बाय करेंगे, ठीक है। तो पुट तो कर लो बाय। चलो अब पुट के साथ आपने स्ट्रेटेजी पढ़ी थी आर्बिट्रेज की, पुट के साथ एस को क्या करते हैं, अगर पुट प्लस किया है तो स्पॉट को क्या करते हैं, प्लस, ठीक है। और कॉल को क्या करते हैं, सेल करते हैं, बट क्योंकि कॉल यहाँ पे है ही नहीं तो कॉल को इग्नोर कर लो। तो दिस इज द स्ट्रेटेजी। अब इस स्ट्रेटेजी से प्रॉफिट आता है या नहीं आता, ये आप कैलकुलेट करके देखोगे या मैं बताऊं, बताओ, करके देख सकते हो क्या आप ट्राई, टेबल बना के दो तीन प्राइस अज्यूम करके, हर सिचुएशन में प्रॉफिट आना चाहिए। करोगे पक्का, देखो अगर आप ट्राई करोगे तो मैं इसको पेंडिंग छोड़ता हूँ, पेंडिंग छोड़ रहे हैं हम, इसका क्या प्रूफ, आप इसका प्रूफ बना के लाओगे तो चेक करते हैं आप सही बनाते होगे। प्रूफ में क्या बनेगी, दो चीजें, एक तो आज की टेबल बनाओगे आप, आज जो एक्शन लिया है उसका इनफ्लो आउटफ्लो, एक मैच्योरिटी पे। अब मैं एक ही तीनों को प्राइस में ही बता देता हूँ ताकि आपका मिसमैच नहीं हो सकता। मैच्योरिटी पे प्राइस अज्यूम कर लेना आप 150, 200 और 300, ये तीन प्राइस अज्यूम करना और फिर कैलकुलेट करना क्या तीनों प्राइस में नेट प्रॉफिट आता है। अगर नेट प्रॉफिट आएगा मतलब आपकी स्ट्रेटेजी इज करेक्ट, अदरवाइज आपने गलत स्ट्रेटेजी बनाई। ठीक है, कर लेंगे। तो ये प्रूफ पेंडिंग है, ये आप करके लाओगे। चलो इसको करेंगे कल डिस्कस। अब आप बताओ इस चैप्टर में कुछ पूछना है आपको, अदरवाइज नेक्स्ट यूनिट स्टार्ट करवा रहा हूँ मैं। अच्छा अभी कर रहे हो क्या इसको ट्राई, क्या इसको अभी ट्राई कर रहे हो क्या, चलो होमवर्क के लिए लिख लो इसको, तो करके ले आना, कल देखते हैं। अब नेक्स्ट यूनिट पे आ जाओ आप।
देखो नेक्स्ट जो आपको इंस्ट्रूमेंट पढ़ना है वो है स्वैप कॉन्ट्रैक्ट्स। कॉन्ट्रैक्ट का मतलब दो लोगों में जो टर्म्स कंडीशन हो रही है, जो आपस में डीलिंग हो रही है, उसको हम कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। स्वैप का मतलब आप बोल सकते हो हिंदी में अदला बदली। ठीक है, तो एक्चुअल में ये कंसेप्ट है क्या, देखो स्वैप में हम करने क्या वाले हैं, उससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि जो मार्केट में लोन अवेलेबल होता है वो दो तरीके का होता है। तो एक तो आपको ये चीज पहले पता करनी है, लोन आप लोगे बैंक से, तो बैंक आपको दो तरह के लोन अवेलेबल करवाती है। नंबर वन इज फिक्स्ड इंटरेस्ट लोन्स, फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट लोन्स, एंड नंबर टू इज फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट लोन्स। क्या डिफरेंस होता है दोनों में, दोनों लोन में क्या डिफरेंस होता है? डिफरेंस इज वेरी सिंपल, एग्जाम्पल से समझ में आएगा। लोन मान लेते हैं आप ले रहे हो 1 करोड़ रुपए का, बैंक ने आपको इंटरेस्ट रेट दी है सपोज 12% पर एनम। ठीक है, और लोन का जो टेन्योर है ये हम मान लेते हैं 10 इयर्स। तो यहाँ पे जो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना, अगर मैं सिंपल इंटरेस्ट मान लूं तो बताओ मुझे हर साल क्या इंटरेस्ट सेम देना पड़ेगा क्या? क्या इंटरेस्ट की रेट चेंज हो रही है, या इंटरेस्ट की रेट हमें 12% दे रखी है यहाँ पे? फिक्स्ड रेट लोन है, रेट फिक्स है 12%, आपको हमेशा एवरी ईयर, एवरी ईयर आपको इंटरेस्ट जो देना पड़ेगा वो होगा 1 करोड़ का 12% इक्वल टू 12 lakhs। ठीक है ना, हर साल यही इंटरेस्ट देना है आपको। नॉट assuming that principal is repaid at year 10। ठीक है, ये मानते हुए कि प्रिंसिपल लास्ट में पे कर रहे हैं। बेसिक है ये एकदम कैलकुलेशन, इसमें तो नहीं है किसी को गड़बड़, इसमें भी किसी को लग रहा हो ये क्या बता दिया सर। अगर मैं आपको बोलूं आपने 1 करोड़ का लोन लिया है बैंक से, और बैंक आपको बोल रही है 1 करोड़ तो 10 साल बाद दे देना, हमें तो हर साल इंटरेस्ट दे दो, और इंटरेस्ट की रेट उन्होंने 12% दे रखी है, तो हर साल का इंटरेस्ट कितना होगा? करेक्ट है क्या? रिप्लाई क्यों नहीं करते आप लोग? हाँ ना लिखने में क्या दिक्कत होती है आपको? अब फ्लोटिंग में देखो क्या होता है डिफरेंस। फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट जब लोन होंगे तो बैंक आपको क्या बोलेगा, लोन 1 करोड़ का ले लो, इंटरेस्ट रेट जो होगी ना वो फिक्स नहीं है, वो डिपेंड करेगी किस पे, मान लेते हैं लाइबोर +2% बोल रखा है बैंक ने। बैंक ने बोला है कि लाइबोर +2% आपकी इंटरेस्ट रेट होगी, और टेन्योर होगा वही 10 इयर्स का, और जो रीपेमेंट करना है प्रिंसिपल का वो 10 साल बाद करना है। तो यहाँ पे जो इंटरेस्ट होगा ना, each year's interest will be different because interest rate is floating and is based on, देखो इंटरेस्ट रेट किस पे बेस्ड है यहाँ पे,
क्या बोल रहे हो आप? 10 ईयर का इंटरेस्ट होगा ना? हाँ तो 10 ईयर का ही होगा ना। 1 करोड़ का 12%, 12 लाख, हर साल 12-12 लाख रुपए का इंटरेस्ट देना पड़ेगा ना। यही तो लिखा है मैंने, ईच ईयर इंटरेस्ट इक्वल टू 12 lakhs। हर साल 12 लाख का इंटरेस्ट जाएगा। अब यहाँ पे क्या लिख रहा हूं मैं, हर साल का जो इंटरेस्ट होगा वो अलग होगा, क्योंकि आपकी इंटरेस्ट रेट फ्लक्चुएटिंग है और वो किस पे बेस्ड है? बेस्ड ऑन लाइबोर। जैसे ही लाइबोर चेंज होगी आपकी इंटरेस्ट रेट चेंज हो जाएगी। फॉर एग्जाम्पल देखो, ईयर 1 में मान लेते हैं, मैं बोलता हूँ लाइबोर जो है वो है 10%, तो बताओ इंटरेस्ट रेट क्या होगी आपकी? अगर लाइबोर 10% है तो इंटरेस्ट रेट क्या होगी और इंटरेस्ट क्या होगा? अगर लाइबोर 10% है तो इंटरेस्ट रेट है 10+2, तो 12% तो इंटरेस्ट रेट होगी, तो इंटरेस्ट होगा 12 lakhs। सेकेंड ईयर में मान लेते हैं लाइबोर हो गई 9%, तो आपकी इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 11% और इंटरेस्ट का अमाउंट हो जाएगा 11 lakhs। थर्ड ईयर में सपोज इंटरेस्ट लाइबोर हो गई 9.5, तो इंटरेस्ट रेट हो जाएगी 11.5% और इंटरेस्ट हो जाएगा 11.5 लाख। नेक्स्ट ईयर में मान लेते हैं मेजर चेंज आ गया, लाइबोर हो गया 13%, तो आपकी इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाएगी 15% और इंटरेस्ट देना पड़ेगा 15 lakhs। इस तरीके से चलना पड़ेगा। बोलो क्लियर है क्या? ये देखो दो तरह के लोन है। अब कौन से लोन में आपको फायदा होगा वो डिपेंड करता है आपके फ्यूचर आउटलुक पे। अगर मान लेते हैं आपको लगता है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट की रेट बढ़ने वाली है, तो आप कौन सा लोन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे? फिक्स्ड वाला, कि उसमें 12% ही देना पड़ेगा, बढ़ी हुई रेट से इंटरेस्ट नहीं देना पड़ेगा। जबकि अगर आपको लगती है कि फ्यूचर में इंटरेस्ट रेट कम होने वाली है, तो आप फ्लोटिंग इंटरेस्ट रेट वाला लोन लेने में ज्यादा इंटरेस्ट दिखाओगे, क्योंकि अगर रेट कम हो गई तो आपको लोन इंटरेस्ट भी कम देना पड़ेगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? यहां तक सबको क्लियर है क्या? ठीक है जी। तो फ्लोटिंग रेट लोन एंड फिक्स्ड रेट लोन, इन दोनों में कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सारा चैप्टर इसी पे बेस्ड है। अब बात आती है कि किस आदमी को कौन सी लोन पसंद आती है। कोई फर्क नहीं पड़ता, देखो सबकी अलग अलग चॉइस होती है, सब अपने हिसाब से सोचते हैं, तो सबको अलग अलग, किसी को फिक्स्ड रेट लोन अच्छा लगेगा, किसको फ्लोटिंग रेट लोन अच्छा लगेगा। ठीक है। अब प्रॉब्लम ये होती है कि कई बार ऐसा होता है कि एक लोन, एक कैटेगरी का लोन एक कंपनी को तो सस्ता मिल रहा है और दूसरी को महंगा मिल रहा है। चलो एक सिचुएशन दे रहा हूं, आप अपना माइंड लगा के सोचो, जिसको मालूम है प्रैक्टिकली देखा हुआ है लोन का सिस्टम, ठीक है, जिसको नहीं पता वो प्रैक्टिकली एक बार सोच के देखो, क्या ऐसा पॉसिबल है क्या? एक कंपनी है ए लिमिटेड, एक कंपनी है बी लिमिटेड। ए लिमिटेड सपोज गया बैंक के पास और बैंक ने उसे फिक्स्ड रेट बताई, ए लिमिटेड को फिक्स्ड रेट बताई 12% और बी लिमिटेड को फिक्स्ड रेट बताई 11%। चलो आप एक बार सोचो और बताओ क्या ये पॉसिबल है क्या? इज इट पॉसिबल और नॉट? बाकी सब चीजें सेम है, टेन्योर सेम है, लोन का अमाउंट सेम है, बाकी सब चीजें सेम है, बैंक ने रेट ऑफ इंटरेस्ट दोनों को अलग अलग बताई है। क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है क्या आपके अकॉर्डिंग? आपको क्या लगता है, हो सकता है ना? ऐसा क्यों होता है? उसका रीजन है, ये बेस्ड ऑन क्रेडिट रेटिंग होती है आपकी, है ना। जिसकी क्रेडिट रेटिंग जितनी ज्यादा अच्छी होती है उसको इंटरेस्ट उतना ही कम रेट में मिलता है। क्रेडिट रेटिंग बोल दो, रेप्यूटेशन बोल दो, तो जितनी बढ़िया रेप्यूटेशन होगी ना आपकी, गुडविल होगी, उस बेसिस पे आपको लोन देता है। तो देखो बैंक ने यहाँ पे आपको ये लोन दिया है। अब मुझे बताओ, अगर ये दोनों मिल जाएं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड दोनों आपस में मिल जाएं, तो लोन 11% पे लेना पसंद करेंगे या 12%? ऑब्वियसली 11 पे। बस वही वाला कंसेप्ट आपको समझना है अभी आपको। तो देखो एक तो फिक्स्ड रेट मैंने लिखी है, एक मैं लिख देता हूं, इन दोनों ने फ्लोटिंग रेट भी मांगी थी बैंक से, तो बैंक ने फ्लोटिंग रेट भी दे दी। मान लेते हैं इसको तो दे दी लाइबोर +2 और इसको दिया है लाइबोर, केवल लाइबोर ही दिया है। चलो
ठीक है। अब मुझे ये बताओ, फिक्स्ड रेट लोन में बेनिफिशियल एडवांटेज टू, बताओ फिक्स्ड रेट लोन में किसको एडवांटेज है? लाइबोर क्या होता है? चलो पहले लाइबोर बता देते हैं। लाइबोर का एक तो फुल फॉर्म देख लो आप। लाइबोर का फुल फॉर्म होता है लंदन इंटर बैंक ऑफर रेट, ठीक है। वैसे ही माइबोर होता है मुंबई इंटर इंटर बैंक ऑफर रेट। मतलब क्या होता है, ये कुल मिला के ये बेस रेट है, ठीक है। इस रेट पे आपका फ्लोटिंग रेट डिपेंड कर रहा है। तो बैंक क्या करती है, इस रेट पे आपको इंटरेस्ट की कोटेशन देती है। अगर फ्यूचर में ये रेट ऊपर गई तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी बढ़ जाएगी, ये रेट नीचे गई तो आपकी इंटरेस्ट रेट भी कम हो जाएगी, ठीक है। तो आप बोल सकते हो दिस इज द अंडरलाइन, और आपको बैंक जो इंटरेस्ट की रेट दे रही है दैट इज बेस्ड ऑन दैट अंडरलाइन, ठीक है। अब यहां पे मुझे बताओ, फिक्स्ड लोन में किसको एडवांटेज है? ए लिमिटेड को एडवांटेज है या बी लिमिटेड को एडवांटेज है? ऑब्वियसली बी लिमिटेड को एडवांटेज है। फ्लोटिंग लोन में किसको एडवांटेज है बताओ, ए को या बी को? फ्लोटिंग में भी बी को एडवांटेज है। ए किसने लिखा है? हाउ ए बेटा, इसको इंटरेस्ट देना पड़ेगा। मान लेते हैं लाइबोर 10 है तो इसको 12% देना पड़ेगा, इसको 10 ही देना पड़ेगा, ठीक है। तो बी होगा। अब कितना एडवांटेज है वो लिखो, एडवांटेज इन परसेंटेज। देखो यहाँ एडवांटेज कितना है, 1% का। यहाँ एडवांटेज कितना है, 2% का। सही है। करेक्ट है यहाँ पर। चलो देखो, दोनों एडवांटेज कंपनी बी को ही है, तो कंपनी बी वहां से लोन लेगी जहां ज्यादा एडवांटेज है। ज्यादा एडवांटेज कहाँ है कंपनी बी को? फ्लोटिंग रेट लोन में, तो कंपनी बी तो लेगी लोन यहां से। अब स्वैप कॉन्ट्रैक्ट जब भी डिजाइन होंगे तो ध्यान रखना की बात यह है कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट अगर दो कंपनीज आपस में कर रही है तो उन दोनों की जो चॉइस है वो अलग अलग होनी जरूरी है, ठीक है। वो कैसे होगा, एक बार एक एग्जाम्पल कर लो, उससे पहले माइंड मत लगाओ, एक एग्जाम्पल होने के बाद में फिर आपके क्लियर हो जाएगा। तो मैंने बोला अगर बी को ज्यादा एडवांटेज हो रहा है फ्लोटिंग में तो बी तो ले लेगा फ्लोटिंग लोन, और अगर बी ने फ्लोटिंग लोन लिया है तो ए कौन सा लोन ले लेगा, फिक्स्ड वाला। तो स्टेप नंबर 1 आती है कि कौन सी कंपनी को कौन सा लोन लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे लोन ले लिया। अब मुझे बताओ, अगर कंपनी ए ने 12% पे लोन लिया है जबकि वही लोन कंपनी बी 11% पे ले सकती थी, तो यहाँ पे नेट एडवांटेज कितना रहा? प्रॉफिट हुआ या लॉस हुआ? परसेंटेज वाइज बताओ। इन दोनों को अगर मैं एक ही कर दूं, ए लिमिटेड बी लिमिटेड दोनों आपस में मिलकर काम कर रहे हैं ना, इन दोनों को एक ही माने, तो जो लोन 11% पे लिया जा सकता था उसको आपने कितने पे लिया, 12% पे, तो आपको 1% का क्या हुआ है यहाँ पे, लॉस। तो यहाँ पे -1% लिख दूं। और दूसरी तरफ बी लिमिटेड ने लोन लिया है लाइबोर पे, और अगर ए लिमिटेड लेता तो लाइबोर +2 पे लेता, कितना फायदा हो रहा है, 2% का, ठीक है जी। नेट एडवांटेज कितना, 1% का। आई बात कुछ समझ में यहाँ तक? नेट एडवांटेज वाला रिपीट कर दूं? हाँ मैं अभी सब कर देता हूँ एक बार, जैसे मैं बता रहा हूँ वैसे आप देखते जाओ।
अब एक बार मैं कुछ बताने जा रहा हूँ, उसको देखो, उसके बाद में मैं आपको स्टेप्स बताऊंगा एक क्वेश्चन करके कि कैसे सोल्व करना है। अभी तो केवल समझाने के लिए होता है। पॉइंट नंबर 1, कंपनी, या मैं लिख देता हूं, ए लिमिटेड वांट्स टू टेक फ्लोटिंग रेट लोन and B Limited wants to take fixed rate loan। ये क्वेश्चन में दे रखा है, क्वेश्चन में आपको ये चीज दी हुई आएगी, नहीं दी हुई है तो भी कोई इश्यू नहीं है। मैं आपको दो तरीके से बताऊंगा कैसे चूज करना है आपको कि कौन सा लोन लेना है। चलो मुझे केवल अब इतना सा बता दो, ए लिमिटेड वांट्स टू टेक फ्लोटिंग रेट लोन। अगर ए फ्लोटिंग रेट लोन लेता तो इसको क्या इंटरेस्ट कॉस्ट पड़ती? इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप, मतलब मैं बात कर रहा हूं अगर कोई स्वैप कॉन्ट्रैक्ट की बात नहीं करें, जिसको इसको लोन लेना था फ्लोटिंग वाला, तो क्या रेट लगती इसके? अगर ए लिमिटेड फ्लोटिंग वाला लोन लेने जाता तो बैंक इसको क्या रेट में लोन देती? पकड़ी गई चोरी। 12% लिखोगे क्या पागल? फ्लोटिंग हुई क्या? 12% तो फिक्स हो गया ना फिर। ये तो एग्जाम्पल है। लोन तो लाइबोर +2 बोलोगे आप, L+2, फिर फ्लोटिंग कहाँ रहा? अगर आपने फिक्स्ड इंटरेस्ट रेट बोल दी तो फिर वो फ्लोटिंग नहीं रहा ना, वो तो फिक्स्ड हो गया फिर। चलो बी को कौन सा लोन लेना था? फिक्स्ड वाला। बी बैंक में जाता और फिक्स्ड रेट का लोन मांगता, क्या रेट में मिलता? 11 में। अगर मैं एक बार इन दोनों की कॉस्टिंग को ऐड कर दूं तो टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी लग रही है आपकी? दोनों की कॉस्टिंग को ऐड कर दूं, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट पता लग सकती है यहां से, कितनी लगेगी? L+13। चलो जी, वेरी गुड। ये दोनों की इंटरेस्ट कॉस्ट मिला के हो गई है ना, टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट L+13% लग रही है। अब अगर मैं आपको बोलूं कि ये दोनों आपस में हाथ मिला ले और दोनों स्वैप कर ले, तो देखो क्या फर्क पड़ेगा। इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप, इससे आपको स्वैप का मीनिंग भी समझ में आ जाएगा और इम्पैक्ट भी समझ में आ जाएगा। स्वैप क्या बोलता है? स्वैप बोलता है जिस आदमी को जिसमें ज्यादा एडवांटेज हो रहा है ना, उसको वो काम करना है। बट ऑब्वियस सी बात है, दोनों लोन एक ही कंपनी को नहीं लेने। अगर एक ही कंपनी दोनों लोन ले लेगी बैंक से जाके, और कल को जिस कंपनी ने लोन नहीं लिया वो भाग जाएगी, तो जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि दोनों ही लोन में बी लिमिटेड को फायदा है, तो आप ये बोल सकते हो ना कि बी लिमिटेड 11% पे लेके ए लिमिटेड को देते, पर कल को ए लिमिटेड भाग गई तो बैंक तो बी लिमिटेड से रिकवरी करेगी ना सारे लोन की। इसलिए एक बात तो ध्यान रखना कि लोन दोनों कंपनी लेगी, बट अपनी चॉइस के अपोजिट लोन लेना है। वापस रिपीट कर रहा हूं, कंपनी को वो वाला लोन लेना है जो उसकी चॉइस नहीं है। देखो नीचे मैंने लिखा है, एक ए लिमिटेड की क्या चॉइस है? ए लिमिटेड कौन सा लोन लेना चाहता है? फ्लोटिंग वाला, पर उसने लिया कौन सा है? देखो फिक्स्ड वाला। बी लिमिटेड कौन सा लोन लेना चाहता था? फिक्स्ड वाला, पर उसने लिया कौन सा है बैंक से? फ्लोटिंग वाला। ऐसा क्यों हो रहा है? तो एक लॉजिक तो मैं आपको बता रहा हूं, चॉइस से अपोजिट लोन लेना, इसको स्वैप कहलाते हैं, इसको स्वैप बोलेंगे, है ना। अल्टा पल्टी कर रहे हो आप, आपको जो लोन लेना था वो तो ले नहीं रहे, आप अपोजिट लोन ले रहे हो। वो क्यों ले रहे हो उसका अभी आपको पता लग जाएगा। ठीक है क्या? एक लॉजिक क्लियर है? जो आपकी लोन लेने की चॉइस है उससे अपोजिट लोन लेना है आपको, दिस इज स्वैप कॉन्ट्रैक्ट। एक लॉजिक से तो आप ये पता कर सकते हो। दूसरा लॉजिक जो मैंने आपको ऊपर टेबल बनवाई, वापस से रिपीट कर रहा हूं, एक बार टेबल देखना। अगर ये डेटा आपको लिख रखा है यहाँ पे, तो आप पहले तो ये लिखोगे कि किसको एडवांटेज है। तो मैं बोलूंगा फिक्स्ड में भी बी को एडवांटेज है, फ्लोटिंग में भी बी को एडवांटेज है। फिक्स्ड में बी को कितना एडवांटेज है? 1% का। फ्लोटिंग में बी को कितना एडवांटेज है? 2% का। तो बी को ज्यादा एडवांटेज किसमें है? बी को ज्यादा एडवांटेज किसमें है? यहाँ पे फ्लोटिंग वाले में। तो बी तो ले लेगा फ्लोटिंग वाला लोन, और अगर बी ने फ्लोटिंग ले लिया तो ऑब्वियसली ए ले लेगा फिक्स्ड वाला लोन।
अब बताओ, मैंने आपको दो लॉजिक से बताया है कि किस कंपनी को कौन सा लोन लेना है। क्या आप दोनों लॉजिक से चेक कर सकते हो क्वेश्चन में? भले ही आप एक लॉजिक से चेक कर लेना, आपका आंसर वही होगा। दोनों में से किसी भी लॉजिक से आप अपनी कैलकुलेशन बता देना, पर मैं आपको बोलूंगा हमेशा इस लॉजिक से चलना जो आपको टेबल बना के दिए मैंने ऊपर। ठीक है, क्योंकि ये डेटा हमेशा दिया हुआ आएगा, चॉइस वाला डेटा हो सकता है क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है। चलो अब मुझे बताओ, अगर स्वैप करने के बाद लोन लिया जाता, तो देखो ए लिमिटेड ने कौन सा लोन लिया है? 12% वाला। तो ए लिमिटेड की कॉस्टिंग कितनी होगी? 12%। बी ने कौन सा लोन लिया है? फ्लोटिंग वाला। तो बी की कॉस्ट कितनी होगी? एल। दोनों की क्यूमुलेटिव कॉस्ट कितनी होगी? एल प्लस 12%। चेक करो क्या दोनों को मिला के क्या कोई बेनिफिट हो रहा है क्या? अगर स्वेप नहीं किया जाता, जिसको जो लोन लेना था वो बैंक में जाके ले लेता, तो एल प्लस 13% का ब्याज देना पड़ता दोनों को मिला के। ठीक है, लेकिन अगर दोनों ने स्वेप किया है तो स्वेप के बाद अगर दोनों की कॉस्टिंग जोड़ेंगे तो आएगी एल प्लस 12। ये बात समझ में आ गई आपको? इसका मतलब मुझे बताओ स्वैप की वजह से कितना बेनिफिट हो रहा है? स्वैप बेनिफिट इक्वल टू 1%। दिख रहा है सामने? बस यही 1% मैंने आपको ऊपर टेबल में निकलवा के दिया। अब ये 1% का फायदा किसको हो रहा है? ए लिमिटेड को हो रहा है या बी लिमिटेड को हो रहा है या दोनों को मिला के हो रहा है? दोनों को मिला के हो रहा है, ध्यान रखना। ये 1% का टोटल बेनिफिट है, तो इस टोटल बेनिफिट को ये दोनों आपस में क्या कर लेंगे? शेयर कर लेंगे। तो इसमें से कुछ बेनिफिट ए लिमिटेड ले लेगा, कुछ बेनिफिट बी लिमिटेड ले लेगा। अगर आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं दे रखा तो आप आधा आधा कर देना, 0.5% इसको बांट देंगे हम, 0.5% इसको बांट देंगे। आ रही बात समझ में? बी को तो पहले भी था ना, बी को एडवांटेज था उसकी गुडविल की वजह से। स्वैप की वजह से जो फायदा हो रहा है वो तो बांटेगा ना वो आपस में। ठीक है, तो देखो ये जो कैलकुलेशन बताइए ये आपको पहले समझनी है, इसके बाद अब हम कोई भी क्वेश्चन सोल्व करेंगे आपको अच्छे से समझ में आ जाएगा। डेटा इतना सा दिया हुआ रहेगा आपको क्वेश्चन में कि दो कंपनियां दी हुई रहेगी, उनका फिक्स रेट दिया हुआ रहेगा, उनका फ्लोटिंग रेट दिया हुआ रहेगा। आपको बताना रहेगा कि स्वैप कॉन्ट्रैक्ट करो और बताओ कि कितना स्वैप बेनिफिट हो रहा है। बी को स्वैप करने से लॉस ही है। कैसे लॉस है मुझे बताना। अभी मैंने पूरा बताया नहीं ना आपको, लॉस नहीं है, उसको प्रॉफिट है। अभी देखो निकाल के देखते हैं हम कैसे प्रॉफिट है। अभी पूरा नहीं हुआ स्वैप कॉन्ट्रैक्ट, अभी तो केवल इतना सा बताया मैंने कि स्वैप में लोन कौन सी बैंक, कौन सी पार्टी कौन सा लोन लेगी। ठीक है, अभी आपस में भी तो ये दोनों लेना देना करेंगे। चलो अच्छा, इसकी हेडिंग चेंज कर देते हैं, इसको ऐसे नहीं लिखते इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप, नहीं लिखते, इसको लिखते हैं इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ लोन टेकन इन स्वैप। स्वैप में जो लोन लिया है उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट ही है। अब एक टेबल और बनाओ यहाँ पे, इसमें आपका सारा चीज क्लियर हो जाएगा। इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप। चलो जी, अब मुझे बताओ ए को कौन सा लोन लेना था? फ्लोटिंग के फिक्स्ड? ए लिमिटेड को कौन सा लोन लेना था? फिक्स्ड या फ्लोटिंग? फ्लोटिंग। चलो आंसर इज करेक्ट। अगर ये फ्लोटिंग लोन डायरेक्टली लेता बिना स्वैप के तो इसको कितनी इंटरेस्ट रेट लगती? एल प्लस 2 लगती। ठीक है, लेकिन इसने स्वैप किया और स्वैप करके इसने फिक्स्ड वाला लोन लिया और बी ने फ्लोटिंग वाला लोन लिया, उससे 1% का फायदा हुआ, उसको डिवाइड किया तो ए लिमिटेड के हिस्से में कितना बेनिफिट आया? आधा परसेंट। तो मैं ये बोलना चाहता हूं कि स्वैप के बाद ए लिमिटेड की कॉस्ट होनी चाहिए एल
प्लस 1.5%। इस चीज से आपको कोई दिक्कत है क्या? स्वैप नहीं करता तो L+2 लगती, स्वैप किया है तो आधे परसेंट का इसको फायदा होना चाहिए, तो इसकी कॉस्ट होनी चाहिए L+1.5%। बोलो ये चीज सेटिस्फाइड हो गया इससे? ये कॉस्ट होनी चाहिए, अब कैसे होगी वो आपको बताना है, यही तो क्वेश्चन का पार्ट है। वो ये कॉस्ट कैसे होगी वो आपको समझाना है, होनी ये कॉस्ट चाहिए उसकी। दूसरा, अगर बिना स्वैप के बैंक बी लिमिटेड को 11% का इंटरेस्ट चुकाना पड़ता, और स्वैप में उसको कितना बेनिफिट हो रहा है? आधा परसेंट का, तो बी की नेट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? 10.5% होनी चाहिए। ओके, बस अब आपको यही प्रूव करके बताना है कि ये इंटरेस्ट कॉस्ट कैसे होगी इन दोनों। चलो अब इसको प्रूव करते हैं। लेट अस प्रूव दिस सिचुएशन। हो क्या रहा है देखना, दो कंपनियां हैं, ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। ए लिमिटेड ने लोन लिया है बैंक से, बी लिमिटेड ने लोन लिया है बैंक से। ए लिमिटेड ने कौन सा लोन लिया है, एक्चुअल लोन लिया कौन सा है वो बताना है आपको, और स्वैप की बात कर रहे हैं, विदाउट स्वैप की बात नहीं कर रहे हैं। अगर स्वैप करेंगे तो ए लिमिटेड ने कौन सा लोन लिया? फिक्स्ड वाला लिया, ठीक है, और फिक्स्ड वाले में इसने कितना ब्याज दिया बैंक को? 12%। बी ने कौन सा लोन लिया? फ्लोटिंग वाला, और ये बैंक को कितना ब्याज देगा? लाइबोर। एक एक स्टेप पे आप फटाफट मुझे बताते रहना यस नो। यहां तक किसी को कोई प्रॉब्लम है क्या? एक्चुअल में जो लोन लिया है, क्योंकि मैंने ऊपर लिखा रखा है आपको, फिर भी किसी कोई भूल गया हो तो यहाँ पे देखो, एक्चुअल में स्वैप के अंदर ए ने कौन सा लोन लिया? 12% पे, बी ने कौन सा लिया? लाइबोर पे। पर क्या ये लोन उनकी चॉइस थी क्या? नहीं, ए की चॉइस थी फ्लोटिंग, लिया है उसने फिक्स्ड, तो उसकी जो कॉस्ट है ना वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट करनी है हमको। अभी उसने जो लोन ले रखा है वो फिक्स्ड वाली रेट पे हो रहा है, इसको फ्लोटिंग में बदल के देना है हमें। अब वो फ्लोटिंग पे कैसे चेंज होगा अभी देखना, जादू होगा अभी, जादू। ए चाहता है फ्लोटिंग, बी चाहता है फिक्स्ड, कोई इश्यू नहीं है, दोनों में आपस में एग्रीमेंट हो गया, और दोनों ने जो स्वैप बेनिफिट है वो आपस में इक्वली डिवाइड कर लिया। तो देखो फर्स्ट दो स्टेप तो आप ये लिखोगे कि ए लिमिटेड बैंक को कितना देगा और बी लिमिटेड बैंक को कितना देगा, ये हमने लिख दिया। अब इसके बाद कोई भी एक कंपनी को आप इस तरीके से मानो कि उसकी इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो करनी है हमें। फॉर एग्जांपल अगर मैं बोलूं ए लिमिटेड की मुझे इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो करनी है, कैसे होगी जीरो? बताओ, बी लिमिटेड से कितने इंटरेस्ट में इधर रिसीव कर लूं कि ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो हो जाए? बताओ। सिंपल सा तो आंसर है। अगर ए लिमिटेड बैंक को 12% दे रहा है तो कितने बी लिमिटेड से ले लूं मैं कि मेरी इंटरेस्ट कॉस्ट जीरो हो जाए? 12%। सिंपल, कोई दिक्कत है क्या इसमें? नहीं है। अब इस पॉइंट पे ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी है? जीरो। ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट होनी कितनी चाहिए वो आप ऊपर वाली टेबल पे चलते हैं। देखो स्वैप के बाद ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट कितनी होनी चाहिए? L+1.5 होनी चाहिए क्या? ठीक है, तो हम बोल रहे हैं कि जो इसकी कॉस्ट होनी चाहिए ना ये बी को दे देगा, L+1.5। ये बात समझ में आ गई क्या? ये 12% मैंने क्यों लिखा है वापस रिपीट कर रहा हूं, मैं बोल रहा हूं एक बार ऐसा अज्यूम करो कि ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट अगर जीरो हो तो वो बी से कितना रिसीव करेगा, तो ये एक बार के लिए अज्यूम करने के लिए लिखा है हमने, ठीक है।
तो 12% अगर ए लिमिटेड के पास आ जाता है तो ए लिमिटेड की इंटरेस्ट कॉस्ट हो जाती है 0। पर 0 थोड़ी करनी है हमें ए लिमिटेड की कॉस्ट। ए लिमिटेड की कॉस्ट हमें करनी है एल प्लस 1.5। तो इतना पेमेंट ये किसको कर देगा, बी को। अब आप जानते हो कि अगर दो लोगों में ए को कुछ पैसा बी को देना है और बी को कुछ पैसा ए को देना है, तो दोनों ऐसे थोड़ी करते हैं पेमेंट। क्या करते हैं, दोनों का सेटलमेंट करते हैं क्या। इस दोनों का क्या नेट बता सकते हो क्या आप, नेट इनफ्लो या आउटफ्लो। इस तरीके से एरो लगा देता हूं चलो मैं, कि बी लिमिटेड है ना वो ए को देगा, क्या देगा 12 तो देगा, और लेगा क्या बदले में, एल प्लस 1.5 ले लेगा। तो नेट क्या आएगा, 12 माइनस एल माइनस 1.5 इक्वल टू 10.5 माइनस एल। ठीक है यहां तक। यहां तक सही है क्या। अब देखो बहुत सिंपल काम है, ए लिमिटेड का इनफ्लो कितना है और आउटफ्लो कितना है वो बताओ। देखो ये वाला जो है ये तो ए लिमिटेड का इनफ्लो है, और ये वाला जो है ये ए लिमिटेड का आउटफ्लो है। तो दोनों को नेट करो, कॉस्ट आ जाएगी। 12% ये देगा और लेगा कितना, -10.5 माइनस एल। करो इसका नेट कितना आता है, 12 माइनस 10.5 प्लस एल, तो ये हो जाएगा एल प्लस 1.5। आ गई क्या वही कैलकुलेशन। और बी लिमिटेड की कॉस्टिंग क्या आएगी, देखो बी लिमिटेड बैंक को तो कितना देगा, लाइबोर एल, और ये इसको कितना देगा 10.5 प्लस एल माइनस एल। इसको सोल्व करेंगे तो क्या आएगा, एल प्लस 10.5 माइनस एल, एल से एल कट जाएगा, 10.5% आंसर आ जाएगा। अब देखो ए लिमिटेड को कौन सा लोन लेना था, फ्लोटिंग लेना था। देखो अल्टीमेटली ए लिमिटेड की जो कॉस्टिंग है वो फ्लोटिंग में कन्वर्ट हो चुकी है, और अगर वो डायरेक्टली लोन लेता तो एल प्लस 2 देना पड़ता, पर स्वेप के बाद एल प्लस 1.5 देना पड़ रहा है। वैसे ही चलो बी लिमिटेड को कौन सा लोन लेना था, फिक्स्ड। देखो इसकी कॉस्ट फिक्स्ड में बदल चुकी है। अगर ये डायरेक्टली बी लिमिटेड जाके लोन लेता तो 11% में पड़ता, अब इसको 10.5% में पड़ रहा है। तो क्या दोनों पार्टियों को फायदा हो रहा है क्या, दोनों पार्टियों को फायदा नहीं होगा तो स्वैप कॉन्ट्रैक्ट एग्जीक्यूट होना इम्पॉसिबल है। जब दोनों पार्टियों को फायदा ही नहीं होगा तो दोनों पार्टी आपस में कॉन्ट्रैक्ट क्यों करेगी, है ना सोचने वाली बात। इसीलिए स्वैप में हमेशा दोनों पार्टीज को फायदा होगा, बशर्ते अगर क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि बेनिफिट सारा एक ही पार्टी को दे दो, तो फिर हम कुछ नहीं कर सकते। वो क्वेश्चन अलग चलता है, प्रैक्टिकल अलग चलता है। तो प्रैक्टिकली कभी ऐसा नहीं हो सकता कि एक ही कंपनी को बेनिफिट हो। आगे बात समझ में अब। तो स्वैप में हुआ क्या, देखो सिंपल से टर्म्स में बोल रहा हूँ, स्वैप में जो आपको लोन लेना होता है आप उससे अपोजिट लोन लेते हो। क्यों लेते हो अपोजिट लोन, क्योंकि अपोजिट लोन लेने से क्यूमुलेटिव कुछ ना कुछ इंटरेस्ट की सेविंग हो रही होती है। अगर क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट की सेविंग ना हो रही हो तो फिर वहां पे स्वैप कॉन्ट्रैक्ट डिजाइन नहीं हो सकता। अब एक बार इस एग्जाम्पल को देखो दोबारा, और इसमें अब आपके मन में कोई डाउट है एक बार उसको पूछो, ताकि पता लगे कि किस तरीके से डाउट आ रहा है। चलो एक क्वेश्चन ट्राई करते हैं, और ये क्वेश्चन में मैं आपको सारी स्टेप सब कुछ लिखवा रहा हूँ। ठीक है, एक बार मैं आपको पूरी डिटेल में लिखा रहा हूँ जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है। इसको नोट नहीं किया क्या आप लोगों ने, चलो इसको रहने दो, कोई इश्यू नहीं है। अब मैं नोट करवा रहा हूँ आपको
वो वाला क्वेश्चन आप नोट करना, और पूरी स्टेप्स नोट करवा रहा हूं जैसा कि आपको एग्जाम में लिखना है। उस क्वेश्चन के बाद जितने भी करेंगे वो सारे शॉर्टकट में करेंगे। ठीक है, तो एक क्वेश्चन में मैं सारी डिटेल लिखा रहा हूँ, वो अच्छे से नोट कर लेना और उस पर मार्क कर लेना कि ये लैंग्वेज आपको एग्जाम में यूज करनी है। डन, चलो। चलो इलस्ट्रेशन नंबर 42 देखते हैं। Illustration 42. Structure a swap arrangement in following situations and also ascertain the extent of gain. आपको स्वैप अरेंजमेंट करके बताना है। ठीक है, कंपनी डी एंड कंपनी ई, दो कंपनी है, दोनों को फ्लोटिंग रेट क्या मिलती है वो बता रखा है, फिक्स्ड रेट क्या मिलती है वो बता रखा है। कंपनी ई को फ्लोटिंग क्या मिलती है वो बता रखा है, फिक्स्ड क्या मिलती है वो बता रखा है। एक्सपेक्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो इसको क्या लग रहा है डी को कि इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी, इंटरेस्ट रेट बढ़ेगी तो कौन सा लोन ज्यादा बढ़िया होता है, बताओ। अगर आपको लग रहा है इंटरेस्ट रेट बढ़ने वाली है तो कौन सा लोन ज्यादा बेटर होता है, फिक्स्ड के फ्लोटिंग? फिक्स्ड। अब दोनों को ही क्या लग रहा है, इंक्रीज, तो आपको इंक्रीज डिक्रीज वाले कॉलम को तो इग्नोर कर दो, इस कॉलम को कर दो इग्नोर। ठीक है ना, आप उस लॉजिक से डिसाइड करना कि कौन सा लोन लेना है जो मैंने आपको टेबल बनाई। फिर यहाँ लिखा हुआ है पीएलआर, पीएलआर रेफर्स टू प्राइम लैंडिंग रेट, मतलब बेस रेट। तो ये कुछ भी दिया हुआ आ सकता है एग्जाम में, बेस रेट में आपको लाइबोर माइबोर पीएलआर बेस रेट कुछ भी लिखा हुआ है, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब एक ही बात है। चलो जी, अब इसका हमें स्वैप करना है। देखो इसमें 4 क्वेश्चन है, मैं फर्स्ट वाला कर रहे हैं अभी, पहले इसका इलस्ट्रेशन 42 का फर्स्ट पार्ट। इलस्ट्रेशन नंबर 42 पार्ट 1। देखो सबसे पहले तो आपको एक टेबल बनानी है, वो होगी आपकी, ऊपर लिख दोगे आप डी लिमिटेड और ई लिमिटेड, तो यहां आप लिख देंगे फिक्स्ड रेट एंड फ्लोटिंग रेट। फिक्स्ड रेट क्या मिल रही है, देखो डी को फिक्स्ड रेट मिल रही है 12 और ई को फिक्स्ड रेट मिल रही है 11। डी को फिक्स्ड रेट मिल रही है पीएलआर प्लस 0.5, ई को फिक्स्ड रेट मिल रही है पीएलआर प्लस 0.5। बस इतना सा डेटा चाहिए। अब आपको क्वेश्चन में कुछ नहीं देखना, अब आपको डायरेक्ट यहां से आंसर निकालना। देखो ये तो क्वेश्चन में दे ही रखा है, इसके बाद आपको जो लिखना है वो होगा पहला कॉलम एडवांटेज 2। फिक्स्ड में किसको एडवांटेज है, अब आप बताते जाओ। फिक्स्ड लोन में किसको एडवांटेज है, कंपनी डी को या कंपनी ई को? ई, तो मैं यहाँ पे ई का नाम लिख देता हूं। फ्लोटिंग में किसको एडवांटेज है, किसी को नहीं है तो यहाँ पे डैश लगा दो। फ्लोटिंग लोन में किसी को नहीं है ना एडवांटेज, दोनों की कॉस्टिंग सेम आ रही है। ठीक है, कितना एडवांटेज है ई को, ई को कितना एडवांटेज है वो यहाँ ब्रैकेट में लिख दो, 1% का।
और यहाँ पे कोई एडवांटेज है ही नहीं। अब डिसाइड कर लो यहीं पे, यहाँ पे मैं लिख दूंगा नेट स्वैप गेन। इससे नेट स्वैप गेन आ जाएगा यहाँ पे इस कॉलम में। देखो जिस वाली कैटेगरी में ज्यादा बेनिफिट हो रहा है ना, वो वाला लोन ले लेगी कंपनी। तो यहाँ तो दोनों में एक ही एडवांटेज है। कंपनी ई को एडवांटेज हो रहा है कौन से लोन में? फिक्स्ड में। तो कंपनी ई तो कौन सा लोन ले लेगी? फिक्स्ड। कर सकते हो ना ऐसे कंक्लूड। कंपनी ई को बेनिफिट हो रहा है फिक्स्ड में, तो कंपनी ई तो फिक्स्ड ले लेगी। और अगर कंपनी ई ने फिक्स्ड लोन लिया तो ऑब्वियसली कंपनी डी कौन सा लोन ले लेगी? फ्लोटिंग। कभी भी ऐसा मत कर देना कि दोनों कंपनियों ने फिक्स्ड लोन ले लिया। स्वैप बनाने के लिए दोनों लोन लेने जरूरी है, एक फिक्स्ड वाला एक फ्लोटिंग वाला। ठीक है। अब यहाँ पे स्वैप गेन देखो, बताओ फर्स्ट वाली सिचुएशन में आपने लोन सस्ता लिया है महंगा लिया है? सस्ता लिया है, तो यहाँ पे 1% का फायदा। इस वाली सिचुएशन में लोन क्या लिया हमने? बराबर थी दोनों रेट, तो यहाँ पे कुछ भी नहीं है। तो टोटल स्वैप गेन कितना आ जाएगा? 1%। देखो सबसे पहले एग्जाम में आपको ये टेबल बनानी है। इस टेबल में कोई दिक्कत है तो फटाफट से बताओ। स्टार्टिंग के 3 कॉलम तो क्वेश्चन से ही उठाने हैं आपको। ये आगे के 2 कॉलम आपके बनाने हैं। एक एडवांटेज टू, किसको एडवांटेज है वो बता दो और कितने परसेंटेज का है वो ब्रैकेट में लिख दो। और फिर एक कॉलम बना दो नेट स्वैप गेन। हो जाएगा इतना। चलें आगे। अब देखो स्वैप की वजह से ई ने फिक्स्ड लोन लिया है। अब आपको ऑटोमेटिकली समझना है कि ई की चॉइस क्या है, ई की इच्छा क्या, कौन से लोन लेने की है। जो लोन उसने लिया है वो उसकी इच्छा नहीं हो सकती। ठीक है। तो अगर ई ने फिक्स्ड वाला लोन लिया है तो उसकी इच्छा रही होगी फ्लोटिंग लोन लेने की। तो इसीलिए एक नीचे टेबल बना रहा हूं मैं, जिसमें और क्लैरिटी आ जाएगी। यहां तो आप ले लो पार्टी ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप। देखो बिना स्वैप के अगर अच्छा सॉरी, ए बी लिख दिया गया ना। बताओ मुझे, अब आप सही जवाब देना। बिना स्वैप के, अगर यहाँ कोई स्वैप नहीं होता तो डी लिमिटेड कौन सा लोन लेता? फ्लोटिंग वाला लोन लेता या फिक्स्ड वाला लोन लेता? फिक्स लेता ना। ऑब्वियस है आंसर, वापस बता रहा हूँ ट्रिक। जो लोन आपने लिया है उसके अपोजिट हमेशा आपकी चॉइस रही हो। तो आप अगर लोन लेते फिक्स्ड वाला तो क्या कॉस्टिंग आती है आपकी? 12% की कॉस्टिंग आती। ठीक है। इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप लिख रहा हूं मैं। ई लिमिटेड कौन सा लोन लेता अगर स्वैप नहीं करता? तो फ्लोटिंग वाला लेता। और फ्लोटिंग वाले में इसकी क्या कॉस्टिंग आती? PLR प्लस 0.5। ठीक है, यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट कॉलम में बना देता हूं स्वैप गेन। शेयर इन स्वैप गेन लिख देते हैं। शेयर इन स्वैप गेन। अब देखो हमारा जो क्वेश्चन है इसमें आपको बताया गया कि गेन को किस रेशियो में डिवाइड करना है। गेन का रेशियो नहीं बता रखा तो आप ऑटोमेटिकली क्या जूम कर लेंगे? 50-50%। तो टोटल स्वैप गेन कितना हुआ? 1% का। तो 0.5 का तो गेन कंपनी डी ले लेगी और 0.5 का गेन कौन लेगी? कौन ले लेगा? कंपनी ई। ठीक है। और लास्ट कॉलम आप यहां पे लिख दोगे इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप। वो होगा इन दोनों कॉलम का डिफरेंस 11.50 और PLR। लो जी, अब चेक कर लो। टेबल नंबर 2 भी बना सकते हो क्या आप? और ये तो मैं यहाँ पे बिना फॉर्मेट के बना रहा हूँ, आप अच्छे से फॉर्मेट खींच के बनाना इसको।
ठीक है ना, बॉक्स पूरा बना के ऐसे। ठीक है, फटाफट से बता दो, क्या ये 2 टेबल बना सकते हो आप हर क्वेश्चन में? ठीक है, अब यहाँ पे आपको कुछ थ्योरी में लिखना है, पॉइंट वाइज करके लिख देना। पॉइंट नंबर 1, सिंस कंपनी, अच्छा ऐसे नहीं, पहले तो आप एडवांटेज वाली लैंग्वेज, कंपनी delimited, E limited has advantage of 1% in fixed rate loan। मतलब जो आपने टेबल में लिखा है ना, उसको लैंग्वेज में लिखना पड़ेगा। पढ़ते नहीं है एग्जामिनर, पर फिर भी आपको लिख के देना पड़ेगा कंटेंट। दूसरा, नो कंपनी हैज एडवांटेज इन फ्लोटिंग रेट लोन। फ्लोटिंग में किसी को एडवांटेज नहीं है, फिक्स्ड में ई को एडवांटेज है। पॉइंट नंबर 3, देयरफॉर E limited will borrow at fixed rate। ये फिक्स्ड रेट पे बोरो करेगा, दैट इज कितने पे बोरो कर रहा है वो? फिक्स्ड पे 11%। पॉइंट नंबर 4, डिलिमिटेड विल बोरो एट फ्लोटिंग रेट। ये फ्लोटिंग रेट पे बोरो कर लेगा, दैट इज PLR प्लस 0.5। ठीक है, तो ये सारी चीजें कुछ नहीं है, वो जो ऊपर टेबल में लिखी हुई है उसको लैंग्वेज फॉर्म में लिखना है। ठीक है, और फिर टोटल स्वैप गेन इक्वल टू 1% एज कैलकुलेटेड अबव। लो जी, ये तो हो गया आपका फर्स्ट, ये तो हो गया स्वैप डिजाइन। अगर केवल आपको स्वैप डिजाइन ही करना है तो आपका आंसर यहाँ पे क्या हो जाता है? खत्म। लेकिन अब आपको प्रूव करना है कि जो कॉस्टिंग हमने ऊपर लिखी है, क्या ये एक्चुअल में कॉस्टिंग आ तो रही है? क्या ये कॉस्टिंग आनी चाहिए ना एक्चुअल में? अब ये कॉस्टिंग कैसे आ रही है वो आपको बताना है। तो इसके नीचे आपको एक टेबल बनानी पड़ेगी कॉस्टिंग समझाने के लिए। ये डायग्राम बनाना है इस तरीके से, डिलिमिटेड और ई लिमिटेड। बैंक, ठीक है, ये ऐसा डायग्राम होगा हमेशा। देखो अब ये सेम डायग्राम हमेशा बनेगा, ध्यान रखना है आपको। अब मुझे बताते जाओ आप, डिलिमिटेड बैंक को कितना पेमेंट करेगा? बताओ, डिलिमिटेड ने बैंक से कौन सा लोन ले रखा है? ऊपर टेबल बनाई हुई है आपके लिए। ये डिलिमिटेड ने बैंक से कौन सा लोन लिया है? फ्लोटिंग वाला। तो ये बैंक को पे करेगा PLR प्लस 0.5। चलो वो यहाँ लिख दो, PLR प्लस 0.5, ये तो यहाँ लिख देंगे। ई लिमिटेड ने बैंक से कौन सा लोन ले रखा है? फिक्स्ड वाला। कितना परसेंट पे लिया हुआ है? 11। तो ये यहाँ पे लिख देंगे 11। क्लियर है? पॉइंट टू पॉइंट देखते जाओ, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। ये चैप्टर तो सबसे इजी है। यहाँ स्वैप का अगर क्वेश्चन आएगा तो 100% आपको मार्क्स देके जाएगा। अब मुझे ये बताओ,
बैंक को कितना पेमेंट करना है वो तो हमने लिख दिया, इन दोनों को आपस में क्या लेना देना करना है वो हमें कैलकुलेट करना है। तो उसके लिए इजी तरीका आपको बता रहा हूं, कॉम्प्लिकेटेड करके भी बना सकते हो आप, पर इजी तरीका क्या है, दोनों में से एक बार किसी की भी एक जने की कॉस्ट जीरो कर दो। तो मैं किसकी जीरो कर रहा हूं, मैं कर रहा हूं ई लिमिटेड की जीरो। बताओ ई लिमिटेड की कॉस्ट अगर मुझे जीरो करनी हो तो हाउ मच अमाउंट डी लिमिटेड विल पे टू ई लिमिटेड। वेरी गुड 11। तो एरो ध्यान रखना कौन से एरो पे लिखना है, डी की तरफ से जो एरो निकल रहा है ई की तरफ, मतलब ये डी का तो आउटफ्लो हो गया। इस एरो की अगर मैं बात करूं तो ये डी के लिए तो आउटफ्लो है और ई के लिए क्या है ये इनफ्लो। इसमें तो दिक्कत नहीं है ना एरो समझने में तो किसी को। चलो अब ई की, अभी तक अभी जो भी हमने लिख रखा है उस बेसिस पे ई की कॉस्ट जीरो है। ई की कॉस्ट होनी कितनी चाहिए, ये होनी चाहिए ना ई की कॉस्ट पीएलआर। तो ये पैसा वो किसको दे देगा, डी लिमिटेड को। क्लियर, क्लियर है क्या यहां तक। अब मुझे इन दोनों का नेट इंपैक्ट बता दो। इन दोनों को अगर मैं एक साथ नेट करके लिखूं तो क्या लिखूंगा, कौन किसको देगा, डी विल पे टू ई या ई विल पे टू डी, कुछ भी लिखो देखो फर्क पड़ेगा पीएलआर पे, पता नहीं कौन किसको देगा। तो मैं एरो लगा देता हूं इस तरीके से, डी विल पे टू ई। डी कितना पे करेगा देखो, डी पे करेगा 11 और रिसीव करेगा पीएलआर, तो ये आपका नेट इंपैक्ट हो गया। चलो अब आपको यहां पे नीचे बनानी है इफेक्टिव कॉस्ट। इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट, डी लिमिटेड की कॉस्ट कैसे निकालेंगे, आउटफ्लो जोड़ दो इनफ्लो घटा दो। डी का आउटफ्लो, डी का एक आउटफ्लो तो ये है पीएलआर प्लस हाफ, तो पीएलआर प्लस हाफ तो इसका आउटफ्लो है, और डी का दूसरा आउटफ्लो ये है, दोनों आउटफ्लो ये डी के, तो आउटफ्लो तो ऐड कर दो 11 माइनस पीएलआर। अब इसको नेट करो कितना आता है, पीएलआर से पीएलआर कट हो गया 11.5% आ गया। बताओ क्या डी की कॉस्ट यही आनी चाहिए थी क्या, चेक कर लो यहाँ पे, बिल्कुल यही आनी चाहिए थी, डी की कॉस्ट 11.5% आनी चाहिए थी, फिक्स्ड आ गई। फिक्स्ड लोन लेना चाहता था डी, हो गया फिक्स्ड लोन। ई लिमिटेड की नेट कॉस्ट निकालो, ई लिमिटेड की नेट कॉस्ट, ई का आउटफ्लो, ई का एक आउटफ्लो तो ये रहा जो बैंक को दिया है, और ये ई के लिए क्या है इनफ्लो। ठीक है, तो आउटफ्लो में से इनफ्लो लेस करेंगे, आउटफ्लो तो है 11 का, इनफ्लो है 11 माइनस पीएलआर का, तो 11 माइनस पीएलआर में ब्रैकेट में लिख देता हूं। अब इसको ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो साइन चेंज हो जाएंगे, 11 से 11 गया तो बचा पीएलआर, हैंस प्रूव्ड। लिखना नहीं है, बस बता रहा हूं कि हैंस प्रूव्ड, यहां पे जाके आपका काम ये प्रूफ हो गया। ठीक है, अब यहाँ पे अगेन लैंग्वेज लिखनी पड़ेगी आपको, सॉरी ये इफेक्टिव इंटरेस्ट कॉस्ट से ऊपर लिखना लैंग्वेज, ये जो है ना ये तो लास्ट में आएगा, ये कंटेंट एकदम लास्ट में आएगा, इफेक्टिव कॉस्ट लास्ट पॉइंट में। यहाँ पे आपको कुछ कंटेंट लिखना है वो मैं नीचे लिख रहा हूँ, आप इसको सही लिखना थोड़ा। यहाँ पे आपको क्या लिखना है, पॉइंट नंबर 1, डी लिमिटेड विल पे टू बैंक इक्वल टू कितना देगा, पीएलआर प्लस 0.5। पॉइंट नंबर 2, ई लिमिटेड विल पे टू बैंक इक्वल टू 11%। पॉइंट नंबर 3, डी लिमिटेड विल पे टू ई लिमिटेड कितना, देखो ऊपर हमने लिखा है ना, ये चीज यहाँ पे लिख देना, 11 तो देगा और पीएलआर लेगा, तो 11 माइनस पीएलआर। और फोर्थ पॉइंट में आप बता दोगे नेट कॉस्ट, नो नेट इंटरेस्ट कॉस्ट, जो कि आपने ऊपर लिखी। ठीक है ना, ये जो टेबल बनाई है ये यहाँ पे डाल दो।
आगे बात समझ में? तो देखो इस तरीके से लिखना है, एग्जाम में ये प्रेजेंटेशन करनी है बस आपको। ऊपर 2 टेबल बनानी है, फिर 5 पॉइंट लिखने हैं, फिर नीचे टेबल बनानी है, और फिर ये 4 पॉइंट लिखने हैं। इतना करना सफिशिएंट है, इससे ज्यादा कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। कर लिया नोट सबने? अब इस क्वेश्चन को है ना, इस वाले पार्ट को आप नोट कर लेना कि एग्जाम की प्रेजेंटेशन ऐसी करनी है, क्योंकि आगे से अब ये लैंग्वेज नहीं लिखेंगे हम, ठीक है ना, क्योंकि ये लैंग्वेज एक बार आपको बता दी कैसी एग्जाम में लिखनी है। आगे से केवल ये टेबल ही बनाएंगे हम, जिससे फटाफट फटाफट सॉल्यूशन आ जाएगा। एक चीज और देखना इन क्वेश्चन की क्या खास बात है, आपका काम यही खत्म हो जाता है। इस टेबल को बनाते ही आपका अरेंजमेंट हो गया और आपको पता लग गया कि क्या नेट कॉस्ट आने वाली है दोनों। बट नीचे वाला जो टेबल बनानी है वो तो प्रूव करना है इस चीज को। ये जो आप बोल रहे हो ना नेट कॉस्ट ही आएगी, इस चीज को प्रूव करना है, ठीक है। तो इसके प्रूफ के लिए अपन नीचे वाली टेबल बना के समझाते हैं कि कौन किसको कितना पेमेंट देगा। क्लियर है क्या यहाँ तक? एक बार बता दो सब लोग, कोई डाउट है या क्लियर है? चलो एक क्वेश्चन और करवा रहा हूं मैं आपको फटाफट, पार्ट 2, ताकि थोड़ा सा और क्लियर हो जाए, फिर 2 पार्ट आपको होमवर्क के लिए दूंगा। इसी क्वेश्चन का पार्ट 2 ले लेते हैं, डी और ई। दिस इज डी लिमिटेड, दिस इज ई लिमिटेड, फिक्स्ड, फ्लोटिंग। देखो फिक्स्ड रेट कितनी दे रखी है, 11, 12, 11 और 12। फ्लोटिंग कितनी है, PLR +1, PLR +2। लो जी, ये तो डेटा उठाया हमने क्वेश्चन से। अब आप यहाँ पर बनाओगे क्या, एडवांटेज 2। बताओ फटाफट, फिक्स्ड में किसको एडवांटेज है? फिक्स्ड में किसको एडवांटेज है? डी को एडवांटेज है, ब्रैकेट में लिख देना कितना एडवांटेज है, 1% का। फ्लोटिंग में किसको एडवांटेज है? डी को, कितना, 1% का। नो स्वैप पॉसिबल, यहां पे हम बोलेंगे नो स्वैप पॉसिबल। वाई बता सकता है कि कोई क्यों नहीं हो सकता यहाँ पे स्वैप पॉसिबल? क्योंकि हम क्या बोलते हैं, जिसमें आपको ज्यादा बेनिफिट है वो वाला लोन लेना है, तो किसी में बेनिफिट नहीं है ज्यादा, डी को दोनों में इक्वल बेनिफिट है। अब देखो अगर आप बोलोगे कोई भी लोन चूज करो आप, मैं बोलता हूँ कि डी ने ये वाला लोन लिया, तो यहाँ पे मैं जब लिखूंगा ना स्वैप, कॉलम बनाएंगे स्वैप गेन, बताओ कितना स्वैप गेन होगा। डी ने तो ये वाला लोन ले लिया और ई ने ये वाला लोन ले लिया, तो डी वाले में तो आप बोलोगे 1% का फायदा है, फ्लोट सॉरी फिक्स्ड वाले में, फ्लोटिंग वाले में 1% का नुकसान है, तो स्वैप गेन 0 हो जाए। आधी बात समझ में? इस केस में स्वैप पॉसिबल ही नहीं है, क्योंकि डी को दोनों ही केस में सेम एडवांटेज है, और सेम एडवांटेज अगर एक कंपनी को दोनों में है तो स्वैप पॉसिबल नहीं है। पार्ट नंबर 3 पे आना पड़ेगा हमें। चलो पार्ट 3 सोल्व करते हैं, इसमें होगा एडवांटेज पक्का। अगेन वही टेबल बनानी है, डी ई फिक्स्ड फ्लोटिंग। फिक्स्ड दे रखा है 11, 25, 10, 75, 11, 25 और 10, 75, और फ्लोटिंग दे रखा है +1, 25 माइनस PLR +1.25, PLR -0.5। चलो जी बताओ एडवांटेज 2। फिक्स्ड में किसको एडवांटेज नजर आ रहा है आपको? स्वैप में लोन कैसे सेलेक्ट करेंगे कि कौन सा ले, ये दोबारा बता दो, ठीक है। इस एग्जांपल में देखो, इससे पता लग जाएगा। हाँ फिक्स्ड में किसको फायदा है, ई को फायदा है। कितना फायदा है ई को, ब्रैकेट में लिखो, बताओ ई को कितना फायदा हो रहा है।
0.5%। और फ्लोटिंग में किसको फायदा है? ये भी ई को है, कितना फायदा है? 0.75 इज रॉन्ग। और बताओ। 1.75 इज राइट। ये माइनस है ना, देखो दिस इज नॉट प्लस, तो दोनों का डिफरेंस निकालोगे तो 1.75% का फायदा आएगा। अब देखो यहाँ पे, बताओ मुझे, दोनों ही सिचुएशन में ई को फायदा है। ई को ज्यादा फायदा कौन से लोन में? ई को ज्यादा फायदा कौन से लोन लेने में है? फ्लोटिंग। लो जी, हो गया डिसाइड। तो ई तो फ्लोटिंग ले लेगा, और ई अगर फ्लोटिंग ले लेगा तो डी को ऑब्वियसली क्या लेना है? तो एक चाहो तो एक कॉलम यहाँ पे और ऐड कर दो। आप एक काम करो, एक कॉलम और ऐड कर दो यहाँ पे, लोन टेकन, और क्लैरिटी हो जाएगी आप। तो देखो, फिक्स्ड वाला लोन तो कौन लेगा? डी। और फ्लोटिंग वाला लोन कौन लेगा? ई। अब यहाँ पे आप निकाल दो स्वैप गेन। देखो, ये लोन लिया है महंगी रेट पे, जबकि 10.75 पे लिया जा सकता था, तो आधे % का नुकसान हो रहा है। ये लोन लिया है पीएलआर माइनस हाफ में, जबकि महंगा लिया जाता तो पीएलआर प्लस हवा पे होता, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है 1.75 का। मतलब नेट गेन कितना हो रहा है? नेट गेन स्वैप, नेट स्वैप गेन हो रहा है आपका 1.25% का। और क्योंकि कुछ नहीं बोल रखा तो इसको डिवाइड कर देंगे हाफ हाफ। क्लियर है क्या यहाँ तक? नेक्स्ट टेबल डीई, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट विदाउट स्वैप। बिना स्वैप के क्या कॉस्ट होती? उल्टा लिख दो। जो लोन डी ने लिया है, डी ने 11.25 का लिया ना, जबकि ये बिना स्वैप के लेता फ्लोटिंग वाला, और इसका 10.75। स्वैप गेन कितना हुआ इन दोनों को? सवा का आधा करेंगे 0.625, 0.625। तो नेट कॉस्ट, नेट इंटरेस्ट कॉस्ट आफ्टर स्वैप कितनी आएगी? कर दो लेस। ये तो हो जाएगा पीएलआर प्लस 0.625, और ये हो जाएगा आपका 10.75 माइनस 0.625, 10.125। लो जी, ये बन गई दूसरी टेबल। 3 टेबल बनानी है टोटल। ओके क्या यहाँ तक? बोलो यहां तक ओके। जल्दी बोलो जल्दी, कोई चीज समझनी है क्या इसमें? चलो एक लास्ट वाली टेबल और बना देते हैं। डी बैंक, ई बैंक। देखो डी बैंक को कितना देगा? डी ने कौन सा लोन लिया है? ऊपर देखो, डी ने लिया है 11.25 पे, तो ये तो देगा बैंक को 11.25। ये बैंक को कितने देगा? ये देगा बैंक को पीएलआर माइनस हाफ। ठीक है, किसी भी एक की कॉस्टिंग जीरो कर दो। किसकी करूं? डी की कॉस्टिंग जीरो करूं कि ई की? देखो किसी की भी कर देना, आंसर एक ही आएगा। ये मत सोचना कि सर दूसरे की कर देते तो क्या होता। आपकी मर्जी है, किसी की भी कॉस्टिंग एक बार अज्यूम करो कि जीरो करनी है। किसकी करूं जीरो? डी या ई? मैं डी की कर रहा हूं। चलो अब की बार डी की कॉस्टिंग जीरो कर रहा हूं। डी की कॉस्टिंग जीरो करूंगा तो इधर कितना पैसा आ जाएगा? 11.25 हो गई डी की कॉस्टिंग जीरो। डी की कॉस्टिंग होनी कितनी चाहिए? डी की कॉस्टिंग होनी चाहिए पीएलआर प्लस 0.625। तो यहाँ पे आउटफ्लो हो जाएगा पीएलआर प्लस 0.625। लो जी, अब आप यहाँ पे नेट कॉस्ट निकाल दो। डी की नेट कॉस्ट कितनी आएगी? देखो डी का आउटफ्लो ऐड करते जाओ। डी का आउटफ्लो है 11.25 प्लस पीएलआर प्लस 0.625 माइनस इनफ्लो क्या है इसका? 11.25। तो इसका तो आंसर आ गया पीएलआर प्लस 0.625। ई का आउटफ्लो है पीएलआर माइनस 0.5। एक आउटफ्लो तो ये है, दूसरा आउटफ्लो है 11.25।
ये नेट करके लिखना है, मैं तो यहाँ पे डायरेक्ट निकाल रहा हूँ इसलिए दोनों को ले रहा हूँ। और इनफ्लो कितना है, PLR प्लस 0.625। अब करो इसको सॉल्व। PLR ये 1125 में से ये जाएगा तो ये आ जाएगा 1075 माइनस PLR माइनस 0.625। PLR से PLR गया तो ये आ गया 10.125। देखो आंसर मैच हो गया क्या, ऊपर से PLR प्लस 0.625 और 10.125। ओके, दैट्स इट। पार्ट 4 इज होमवर्क। ये पार्ट 4 आप करके लाना और एक बार आप पूरी तरीके से अच्छी तरीके से नोट करके लाना, ठीक है ना। शॉर्टकट में नहीं, पूरा फॉर्मेट बनाना अच्छे से। 3 टेबल बननी चाहिए और 9 पॉइंट टोटल आने चाहिए आपके सॉल्यूशन। करोगे, कर लोगे ना। चलो, तो आज के लिए इतना ही है। ये एक क्वेश्चन होमवर्क में है आपका, और एक आपको क्वेश्चन एक प्रूफ करने के लिए टेबल दी थी आर्बिट्रेज वाली। 2 चीजें करके लानी है। ओके देन, टाटा, बाय बाय, टेक केयर।